उसकी एक PDF फाइल बनाता हूँ और जितना वह सब मैं तैयारी करता हूँ। लेकिन मैं इस आयोजन के लिए किसी भी तरह की ऐसी प्रक्रिया से नहीं गुजरा और यह किसी लापरवाही या व्यस्तता के कारण नहीं। यह मैंने किया उस कवि की राह पर चलने की जो कोशिश हो सकती है उस क्रम में। विद्रोही की कोई भी कविता उनके जीवन काल में उन्होंने स्वयं लिखी नहीं, उन्हें अपनी सारी कविताएं याद थी। और मुझे जब यह पुरस्कार प्राप्त होने की सूचना मिली, उसकी घोषणा हुई, तो मैंने एक लंबा खत लिखा विद्रोही के नाम, जो मैं कभी सार्वजनिक नहीं करूँगा। उसका कारण ये है कि उसमें भावना का जल बहुत अधिक लहरा रहा है। तो जब कभी वह जल थोड़ा सा थहाएगा, उसकी लहरें जब कभी टूटेंगी और शांत होंगी, तब मैं कभी सार्वजनिक करूँगा। एक छोटी सी बात, 2015 की वह एक दोपहर थी जब मैं JNU में अपना बैग और साजो सामान लेके उतरा। मैं वहाँ मास्टर्स करने गया था। मुझे यह नहीं खबर थी कि शाम कहाँ बीतेगी। और वहाँ पे एक ऐसा कि हमारे एक साथी थे अमन सिन्हा, उन्होंने एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि पराग आप इनसे मिलिए, ये विद्रोही है और मेरे प्रिय कवि। मैंने पहली बार विद्रोही को वहाँ देखा और मैं बनारस से गया था और बनारस के अच्छे बुरे कवियों की सज धज मैंने देखी थी और मैंने उन्हें ऊपर से नीचे कम से कम 2 बार देखा और मैंने मन में भी सोचा तो ये कवि है। और जब एक दशक बीत गए तब मेरे भीतर से आवाज आती है, हाँ वो कवि है। एक बार सिर्फ और कहूँगा, कविता के बारे में फिर कभी मैं कुछ कविताएं पढ़ूंगा। कोई भी पुरस्कार मैं अपने भीतर जिस जमीन पर, जिस जगह पे खड़ा हूँ, मुझे कोई भी पुरस्कार खुश नहीं कर सकता और दुखी भी नहीं कर सकता। लेकिन इस पुरस्कार की बात इस संदर्भ से अलग है। यह पुरस्कार मेरा जो भविष्य विवेक है, काव्य विवेक है, वह कहता है यह पुरस्कार कभी भी अकेले नहीं दिया जा सकता। अगर ये बात सच है तो यह भी सच है कि यह पुरस्कार कभी भी अकेले ग्रहण नहीं किया जा सकता। और यह तक आप देखेंगे कि मैं भविष्यवेत्ता नहीं हूँ, मैं नजूमी नहीं हूँ, ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन आने वाले समय में मेरा जो भी काव्य विवेक है वो ये कहेगा, वह यह कह रहा है कि कभी भी यह पुरस्कार किसी एक व्यक्ति को मिलता भी है तो वह अकेले व्यक्ति को नहीं मिलेगा। उसकी जो सारी समकालीनता है, मैं नाम को क्या लूँगा, मेरे साथ के जो सारे कवि हैं और जो इस अंधेरे में अपनी लौ लड़खड़ाने नहीं दिए, बुझने नहीं दिए और क्या क्या नहीं बीता, वह सब कहना कई बार भाषा के बाहर और भाषा में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी वो खड़े हैं और आप देखेंगे कुछ तो यहाँ सभागार भी मौजूद है। मुझे उनके साथ होने में एक गरिमा महसूस होती है। मैं ये पुरस्कार उन सभी लोगों के साथ ग्रहण करता हूँ। अगर इससे आवाज आ रही है, कविता का शीर्षक है चूल्हे की राख। चूल्हे की राख। उन दिनों चूल्हे दीप दिए जाते,
और चौका एक हल्की सी नमी के नीचे कितना पवित्र दिखने लगता था। सब कुछ साफ कर दिया जाता, पर माँ बचा कर रख लेती थी 2 मुट्ठी राख। सुबह की राख शाम के लिए, शाम की राख सुबह के लिए। जब डेगची चढ़ जाती आग पर और शुरू हो जाता था पकाने का कार्य व्यापार, हम दोनों भाई माँ की बगल में बैठ जाते। तब माँ हमारे सामने फैला देती थी वही बचाई हुई 2 मुट्ठी राख। उस पर बनाती थी अपनी भाषा का पहला अक्षर। हमें कहती थी, पीछा करो इन अक्षरों का। दोस्तों, हमने पीछा किया अक्षरों का और कविता के सुदूर इलाकों तक आए। अब हमारी उम्र माँ की उम्र होती जा रही है। हम भी बचाना चाहते हैं 2 मुट्ठी राख और फैला देना चाहते हैं दुनिया के सामने। एक कविता है, एक आवाज आती है। कविता के पहले एक उद्धरण है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सभ्यता ध्वंस के वहशियाना बयान के प्रतिकार में ईरान के संगीतकार अली घमसारी तेहरान के पास दमावन पावर प्लांट में अपना वाद्य यंत्र तार या तार लेकर पहुंचते हैं और बैठकर गाते हैं। अली घमसारी को समर्पित यह कविता उनके ही किसी आलाप का बिखरा हुआ अंश है। एक आवाज आती है, एक आवाज आती है बमों के फटने की, एक आवाज आती है तुम्हारे तंबूरे से। सिरकिरा गुंडा जब एक पूरी सभ्यता को नष्ट करने की धमकी देता है, तुम अपने घर से निकलते हो और वहां जाकर बैठते हो जहां रोशनी पैदा की जाती है। एक सन्नाटे से उठाते हो अपना सुर, जो किसी गोली की तरह गूंजता हुआ लगातार अपनी परिधि बढ़ाता उठता है ऊपर की ओर। किसी मध्यकालीन युद्ध का दृश्य नहीं है जहां गोली बजती हो और लोगों का रक्त धातुओं से बने हथियारों पर चमकता हो। यह इधर का युद्ध है, जमीनों से अधिक मस्तिष्कों में लड़ा जाने वाला। पहले से अधिक खतरे हैं, पहले से परिष्कृत जहालत, बर्बरता पहले से अधिक बारीक, और तुम घर से निकलते हो अपने तंबूरे की अकेली आवाज के साथ। तुम नहीं, तुम्हारा तंबूरा ललकारता है सिलसिले को, उसे निहत्था कर देता है। क्या यह संगीत का 8वां सुर है? क्या यह कला की स्थायी अदा है? एक आवाज आती है बमों के फटने की, एक आवाज आती है तुम्हारे तंबूरे से। हर सांस ताकतवरों से घिरी है, हर जुगनू को अंधेरा निगल जाना चाहता है, और जीवन जर्द पत्ते सा किसी भी वक्त टपक जाने की आशंका में सना हुआ। जैसे हमारी माएं पैर से दबाकर हंसिया काटती है साग, तुम्हारे तार की धार से कटता है एक बहुत चर्चित अहंकार। और धुनें जो शांति बुनती हैं, फूल खिलाती हैं, वर्षा को आवाज देती हैं, बज उठती है लोगों के दिलों में। दिन तना ना दिन, तना ना दिन, तना ना दिन। एक आवाज आती है बमों के फटने की, एक आवाज आती है तुम्हारे तंबूरे से। एक कविता है छूने के बारे में। छूने के बारे में मैंने तय किया था कुछ नहीं कहूंगा छूने के बारे में, कम से कम उस भाषा में जिसके करोड़ों बाशिंदे बहुत दूर तक छुए जाने के योग्य नहीं समझे गए, जिनके ईश्वर कुपित होते थे धर्म भ्रष्ट, सिर्फ छू जाने से पानी होता था अशुद्ध। वे क्रूरता की ऐसी ऊंचाइयां छूते रहे जो अब भी अतीत नहीं हुई। पर मेरे पास छूने के बारे में कुछ और भी वाक्य हैं। मुझे लगता है हम सब छुए जाने की प्रतीक्षा है। हमारी आंखों में एक आती हुई पगडंडी है जिस पर चलकर आत्मीयताएं आएंगी और हमें छूकर बहाल करेंगे। हम मिट्टी की तरह सूख जाते हैं, कितने स्पर्श पानी की तरह पहुंचते हैं हम तक।
या जब जब बर्फ हो गया सीना, गर्माती किरणों की तरह आई छूने। कितने कितने लोग हैं जिन्हें इस तरह छुआ गया कि वे अब किसी को नहीं छू पाते। कितने कितने लोग हैं जिन्हें इस तरह छुआ गया कि वे अब किसी को नहीं छू पाते। उनकी त्वचा पर छुए जाने की स्मृतियां बिच्छू की तरह रेंगती हैं रात बिरात। मैं समझता हूं एक दूसरी छुअन से ही बिच्छुओं का रास्ता भटकाया जा सकता है। जिस दिन प्रेम आपको छूता है, आप यकीन कर लेते हैं कि आपके रोम रोम से जुगनू उठते हैं। आप देखते हैं कि आपकी त्वचा पर घोड़े दौड़ रहे हैं, उनकी पूंछ हवा में लहरा रही है, उनके टापों की आवाज कैसे संगीत में धुलक रही है। जिस दिन विदा होता है प्रेम का स्पर्श, आप एक धोखार में बदल जाते हैं जिससे जानवर तक डरते हैं, और आपको घेर कर फैली हरियाली भी आपको हरा नहीं कर पाती। एक पूरा समय इतना निर्मम हो सकता है कि एक दिन आप अपने भीतर लौटें और अपनी आत्मा को छू कर पाएं कि वहां बस एक खुरदुराहट बची है। मुझे याद है कैसे उसने कहा था कि वह हमें चिमटे से भी नहीं छुएगा, बिना यह जाने कि हम में उसके स्पर्श की इच्छा है भी या नहीं। भद्रजनों, संभव हो तो गीली रेत को छुएं। भद्रजनों, संभव हो तो गीली रेत को छुएं, ऐसे नहीं जैसे रेत माफिया की इच्छाएं उन्हें छूती हैं, जैसे सीपियां छूती हैं उन्हें, खुद को उनकी किरकिराहट में विलीन करती हुई। एक जरूरतमंद बच्चे को छुएं, इस तरह नहीं कि आप उन्हें तारने गए हैं, आपके अहम का सामान न बने हुए। उसे छुएं और याद करें पेड़ लगाने के बाद कैसे छुई जाती है खाल की मिट्टी। सज्जनों, एक छोटी भाषा के छोटे शब्द को छुएं, देखें कि वह कितनी दूर से आया है। एक तारे को छुएं, अपनी आंखों से किसी को समर्पित कर दें। अतीत में जाकर अपनी एक गलती को छुएं, लौट कर बहुतों को माफ कर दें। असंभव होती जा रही अच्छाई को दौड़ा कर छुएं, कहें कि हम तुम्हें अल्पसंख्यक नहीं होने देंगे। अभी आप मनुष्य के विपरीत नहीं गए। अब आपकी थाली में एक बासी सूखी रोटी है, उसे भूख की तरह छुएं। कभी भी हथियारों का परोसा हुआ प्याला न छुएं। लोगों, छूने की दुनिया का यही सामान्य शिष्टाचार है। आखिर में बेरोजगार श्रृंखला से कुछ करना है। आप सब जानते हैं बहुत सी चीजें, लेकिन मैं पढ़ना बंद कर दिया है। पहले इसमें 30 कविता थी, जो साथी हैं जानते हैं। अब इसमें लगभग 50 कविताएं हैं। बेरोजगार एक, तुम किसी की संतान नहीं हो, न किसी देश के सम्मानित नागरिक। तुमने कभी कुछ नहीं उगाया, किसी भी गीत में एक पंक्ति तक तुम्हारी नहीं। अगर तुम बेरोजगार हो तो तुम्हारा पहला और पूरा परिचय यही है कि तुम बेरोजगार हो। बेरोजगार तुम, पहले रिश्तेदार विदा होंगे, फिर दोस्त कहेंगे विदा। उनके पीछे पीछे जाएगी तुम्हारी आस्था। प्यार भी अपने पैर खींच लेगा पीछे की ओर। मृत्यु और बेरोजगारी चीज ही ऐसी है। बेरोजगार थी, तारीखें याद नहीं रहती, दिन भूल जाता हूं। सिर्फ मौसम बदलने पर महीनों का पता चलता है। किसी की प्रतीक्षा नहीं, न कहीं पहुंचने का अनुशासन। यह बुढ़ापा नहीं है, बेरोजगारी है। बेरोजगार 4, फूल खिल रहे हैं, मधुमक्खी बेरोजगार नहीं है। दाने झड़ रहे हैं, गिलहरी बेरोजगार नहीं है। पानी बह रहा है, मछली बेरोजगार नहीं है।
मैं बेरोजगार हूं और सोचता हूं कि आदमी होना इतना अपमानजनक कैसे हुआ। लोगों, मुझे मधुमक्खी, गिलहरी और मछली का जीवन चाहिए। बेरोजगार 5। हमारी बेरोजगारी पर भाषण देता है प्रधानमंत्री, पर हमें काम नहीं देता। वह 18 घंटे करता है काम, जबकि हम मानते हैं कि 8 घंटे से अधिक काम किसी भी व्यक्ति का शोषण है। हमारी बेरोजगारी पर भाषण देता है प्रधानमंत्री, पर हमें काम नहीं देता। वह 18 घंटे करता है काम, जबकि हम मानते हैं कि 8 घंटे से अधिक काम किसी भी व्यक्ति का शोषण है। यदि 18 घंटे को बांटा जाए तो कम से कम 2 लोगों को मिल सकता है काम। एक तीसरे की आंख में भी उग सकती है 2 घंटे की चमक। और तो और इस तरकीब से पूरी तरह रोका जा सकता है प्रधानमंत्री का शोषण। बेरोजगार 6। सांस नहीं ली जा रही, पर मुझे अस्थमा नहीं है। चेहरा छुपाता फिरता हूं, पर कोई अपराध नहीं किया है। बहुत कुछ कहते कहते रुक जाता